स्वागत है आपका प्लस न्यूज पर। शुरुआत करते हैं आज की खबरों की हेडलाइन से। पटना लौटते ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पत्रकारों से हुए रूबरू। भारतीय छात्र की चीन में संदिग्ध मौत, संजय जायसवाल ने जताया दुख। मुजफ्फरपुर का मुक्तिधाम बना शिक्षा का केंद्र। अब खबरें विस्तार से। दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भाग लेने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि जनता दल यूनाइटेड में किसी तरह का कोई मतभेद नहीं है। उनसे जब पूछा गया कि उपेंद्र कुशवाहा ने आपको प्रधानमंत्री मटेरियल बताया है तो उन्होंने कहा कि इसमें हमें कोई दिलचस्पी नहीं है। ओम प्रकाश चौटाला से उन्होंने कहा कि हमारा संबंध है और उन्होंने हमें बुलाया था तो आज उनके घर पर हम जाकर भी मिले थे। नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि जातीय जनगणना तो होनी ही चाहिए और इसको लेकर के सभी पार्टियां एकमत है। हमारा ही प्रस्ताव है, सब लोगों ने सर्वसम्मति से इसको पारित किया है। और आप जानते हैं 7 महीना पहले हमने आरसीपी सिंह जी को बनाया था। अब वो केंद्र में मंत्री बने तो उनकी इच्छा थी कि हमारी जगह पर ललन जी ने, सब लोगों को मंजूर था। सब लोग एक मतलब कि एक विचार से, पूरी सहमति से सब लोगों ने ही तय किया कल की बैठक में। और हमारे, आप जानते हैं कि विभिन्न प्रांतों से आए हुए लोग हैं। हमारे पार्टी का जो संगठन है दूसरी जगहों पर, सब लोगों ने अपनी अपनी बात रखी, भाषण दिया। फिर इसके बाद ये विषय आया, सब लोगों ने एकजुट होकर के, और फिर उनसे लोग अलग से भी काफ़ी मिले हैं। और हम तो आज थे ही, आज यहाँ आना था हमको शाम में, तो काफ़ी विभिन्न राज्यों के लोगों से मुलाकात होती रही। तो अपने पार्टी में हम लोगों का देखिए कोई किसी प्रकार का मतभेद नहीं, एकजुट। अब ललन जी का आप सब जानते हैं कि बहुत जमाने से, जब से ये पार्टी है तब से उनका रिश्ता है, तो उनके बारे में तय किया गया। तो ये अच्छा निर्णय है। कुशवाहा निराश हैं, क्या कहेंगे? ना कुशवाहा जी आपको पीएम मटेरियल बोले हैं। कुशवाहा जी बोले हैं कि नीतीश जी नरेंद्र मोदी आज कह रहे थे कि पीएम मटेरियल है 2024 ऐसी बात नहीं। कल के मीटिंग में सब लोग थे, सब लोगों को जब ये प्रस्ताव रखा है आरसीपी सिंह जी ने, तो उसके बाद सब लोगों का भाषण हुआ, सब लोगों ने कहा। आपको आज मुस्कुरा के पीएम मटेरियल बताया है। मटेरियल बताया है। कुशवाहा ने कहा कि आप पीएम मटेरियल ये सब बात नहीं जानते हम क्या के लिए रहेंगे। लेकिन एक बात और कहा है वो, नहीं ऐसी बात नहीं। ऐसे कल मीटिंग में थे ही, और मीटिंग में सब लोग बोले हैं, एकजुट से सब। उन्होंने कहा कि जेडीयू को वो 1 नंबर पार्टी हम लोग बनाएंगे और आने वाले समय में हमारे नेता पीएम मटेरियल है। अरे वो चलिए ना, वो अलग चीज है, वो बोल रहे हैं, लेकिन पीएम मटेरियल है, इन सब चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन सब एकजुट थे। उपेंद्र कुशवाहा जी ने भी बहुत पूरे तौर पर न अपना जो वक्तव्य, भाषण दिया वहाँ, और पूरा समर्थन किया है एकजुट होकर के। और सब लोग कल तो जब हो गया था उसके बाद सब लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बैठे। चौटाला जी को आप जानते ही है, पुराना रिश्ता है हम लोगों का। और जब अब बाहर आ चुके हैं तो उनके बारे में मालूम हुआ, तो बातचीत हुई। और आज उनसे हम मिलने गए, उनको बधाई देने के लिए। और पहले तो आप जानते ही हम लोगों का बराबर मुलाकात होना, ये सब चीज़ रहता था। तो जो उनका घर है वहीं पर जाकर के आज उनसे मुलाकात। जातिगत जनगणना के बारे में तो आप जानते हैं कि हम लोगों के पार्टी ने भी कल राष्ट्रीय स्तर पर रिजोल्यूशन लिया है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, और इस राय के पहले से ही लोग हैं। और बिहार में तो आप जानते ही हैं कि सर्वसम्मति से 2 बार पारित हुआ है। यहाँ विधानसभा, विधान परिषद दोनों में पारित हुआ, 19 में, 20 में विधानसभा में पारित हुआ, भेजा गया केंद्र में भी। तो हम लोगों की जो राय है वो तो सब लोगों को मालूम है। साइड इफेक्ट तो नहीं होगा किस पर? बीजेपी चाह रही है कि ना हो। इससे कोई मतलब नहीं। आप जानते हैं कि सब लोगों को मालूम है कि बिल्कुल ही सर्वसम्मति से, और आज आप यहाँ पर पूछ लीजिए, विजय बाबू हैं, अब तो ये मंत्री, उस समय तो विधानसभा के अध्यक्ष थे। जरा आपको यही बता दें कि सारे पार्टी के लोगों ने इन्हीं रात का तो था, जो कुछ भी पारित कराया इन्होंने पारित कराया। सर एक सवाल था, इसलिए इसमें देख लीजिए सब लोग एक मत के रहे, और ये होना चाहिए, ये हम लोगों की इच्छा है। और इसके लिए जो प्रस्ताव आया है सब लोगों का, विपक्ष के सब लोगों से मेरी मुलाकात हुई 2 दिन पहले, तो उसमें जो बात आई है
तो हमने कही दिया था वहाँ से लौट करके आएंगे और कल जो जनता के दरबार में कार्यक्रम है उसके बाद हम इस काम को करेंगे। तो कल तो हम लोग बात करके सब लोगों का उसके आधार पर भेजेंगे। देश के कई राजनीतिक पार्टी ये चाह रही है कि नीतीश कुमार जातीय जनगणना को लेकर आगे नेतृत्व करे, प्रधानमंत्री से बात करे। और भी राज्य साथ आ सकते हैं। देखिए हम लोग चाहेंगे जो बातचीत है कल हम लोग इस पर और बात करके आपस में सब लोगों का, और उसके बाद हम लोग इसके बारे में एक जरूर पत्र लिखेंगे और पत्र लिख करके समय मांगेंगे और कौन कौन लोग जाएंगे विभिन्न पार्टियों से उनका भी कल सब लोगों का नाम लेकर के हम लोग पत्र भेजेंगे और बात भी करना चाहेंगे। से जो मुलाकात हुई थी इसी पर बात हुई थी। जी जी बिल्कुल वही बात कर रहे हैं। मैंने तो वही कहा ही कि लोगों की जो राय थी बिल्कुल सब इसमें हम लोगों की सबकी सहमति है, तो बातचीत तो किया ही है और उसके बाद वही हमने कहा था। तो कल इसके बारे में अंतिम रूप से सब लोगों से लेकर के जो लोग इच्छुक होंगे जाने के लिए एक साथ मिलकर के जाएंगे और हम लोग तो अपनी बात रखना चाहते हैं। जदयू पर लौह पुरुष समीकरण की बात हो रही थी, अब पहली बार राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वर्ण जाति से आए हैं। इस तरह से देख लीजिए इतने दिनों से देख रहे हैं पार्टी में सभी प्रकार की ऐसा मत समझिए यार, तो कैमरे के लेंस में माइक हर तरह के लोग हम लोगों के पार्टी में है, इसलिए ये बात मत सोचिए। ठीक है, थैंक यू। उधर चीन में भारतीय छात्र की संदिग्ध मौत पर अब राजनीतिक बवाल भी शुरू हो गया है। इंटरनेशनल बिजनेस स्टडी करने का भारतीय छात्र अमन नागसेन की मौत को लोग हत्या करार दे रहे हैं। चीन के तेंजिंग फॉरेन यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल बिजनेस स्टडी करने गए बिहार के गया के छात्र अमन नागसेन की संदिग्ध मौत पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और भारतीय जनता पार्टी के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने गहरी चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि भारतीय छात्र की मौत नहीं बल्कि उसकी हत्या की गई है। गया का रहने वाला अमन नागसेन चीन के तेंजिंग फॉरेन यूनिवर्सिटी में अकेला भारतीय छात्र था। भाजपा नेता श्री जायसवाल ने अमन नागसेन की मौत पर गहरी शोक संवेदना प्रकट करते हुए उच्च स्तरीय जांच कराए जाने की बात कही है। यह बातें आज गया में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान श्री जायसवाल ने कही। हम लोग 3 भाई हैं, तीनों भाई में मेरा एक ही पुत्र था, नाम ही खत्म हो गया। उसकी चाइना में मृत्यु हो गई। टेलीफोनिक सूचना से हम लोग को ज्ञात प्राप्त हुआ है। हम अभी तक कोई लिखित नहीं है, यहाँ की सरकार से कोई तक संतावना नहीं मिली कि क्या हो रहा है। हम पार्टी से और सरकार से मांग करते हैं कि मेरा बच्चा का पार्थिव शरीर हम गया पहुँचा सरकारी तंत्र के द्वारा। उम्मीद है कि सरकार अच्छी काम कर रही है भारत में। यदि मेरा पुत्र का शरीर पार्थिव यहाँ नहीं आता है तो भारत में लोगों का विश्वास उठ जाएगा कि पढ़ाई लिखाई करने वाले पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी को परिवार को जो सुरक्षित नहीं सरकार रख सकती है तो देश में कुछ भी हो सकता है। इसमें जो उम्मीद है कि हमारे बच्चा का लाश सरकार जरूर लाएगी गया। आपके मांग पर संजय जायसवाल ने भी कुछ एक्शन लिया? संजय जायसवाल जी से हमारी डायरेक्ट बात नहीं हुई, किसी माध्यम से बात हुई है। उनका मैं ट्वीट पढ़ा हूँ लेकिन हमसे डायरेक्ट तक बात नहीं हुई है। आप लोग के माध्यम से मैं मांग करता हूँ सरकार से कि मेरे बच्चा का पार्थिव शरीर सरकार ला करके सुपुर्द करे। क्या लगता है जो मतलब निधन हुआ है, क्या लगता है किस तरह का नहीं, वो बिल्कुल स्वस्थ था। फॉरेनर स्टूडेंट वही होता है जिसका पूरा शरीर परीक्षण होने के बाद ही वह एंट्री होती है। सरकार के साथ साथ डॉक्टर की रिपोर्ट लगती है और लगातार मेरे परिवार के संपर्क में बचा रह रहा था। 3 दिन संपर्क में नहीं रहा तो हम लोग बेचैन की क्यों नहीं बात हो पा रही है। जो हमारे जानने वाले लोग हैं चाइना में उनसे संपर्क हमारे भाई साहब की है, पता की है। इस वक्त रात में फ़ोन आता है कि आपको चेक वो भी रात में 1:30 बजे आती है। नहीं,
इन्होंने बोला कि मैं यूनिवर्सिटी का टीचर हूँ। उसके बाद जिस नंबर से फ़ोन आया उस पर हम संपर्क कर रहे हैं, अभी तक कोई संपर्क नहीं हो रहा है, मोबाइल बंद आ रही है। हम लोग की 29 तारीख की रात में कॉलेज की ओर से टेलीफोनिक सूचना मिली। जो सूचना मिली उस आधार पर हम लोग को सूचना मिला कि आपका पुत्र अब नहीं रहा। उसके आगे पीछे हमें कोई जानकारी नहीं है। हम लोगों ने किसी के माध्यम से प्रयास किया जानने का भारत सरकार एम्बेसी में, तो वहाँ से भी हमें कोई पूरी तरह से सूचना अभी तक नहीं मिली है। तो बात हुई है और उन्होंने यह सिद्ध किया कि हमारे पुत्र अब नहीं रहे। कहाँ रहते थे और क्या करते थे वो थेंचिन फॉरेन यूनिवर्सिटी चाइना में इंटरनेशनल बिजनेस के स्टडी कर रहे थे ग्रेजुएशन का। वो 2 साल से लगातार वहाँ रह रहे थे और उसी के बीच में इस घटना हुई है। कब से थे वहाँ? ये 2019 सितंबर में गए थे, तब से लगातार उसी कैंपस हॉस्टल जो होता है कॉलेज का उसी में रह रहे थे। क्या सूचना क्या मिली आपको? सूचना हमें कुछ नहीं, जो भी टेलीफोनिक सूचना मिला सीधा कि आपका पुत्र अब नहीं रहा। कोई कारण अभी तक हमें सरकार ने भेजी है और न यूनिवर्सिटी की ओर से सूचना दी गई लिखित रूप में। क्या आपको लग रहा है इसके पीछे, मौत के पीछे? नहीं, हम लोग तो जब देखे नहीं, कुछ जानकारी नहीं है, तो हम लोग कुछ कहने में असमर्थ हैं। बस हम लोग से ही है मांग है, सरकार से उम्मीद है कि वो इस बारे में जानकारी ले और उचित कार्रवाई हो। और सबसे मुख्य जो है हम लोग की मांग सरकार से कि हमारे पुत्र का पार्थिव शरीर मेरे घर पे पहुंचे सरकार के माध्यम से। यही हम लोग की मांग है सरकार से, और कोई हमें मांग नहीं। इससे पहले बात कभी हुई थी 2-3-4 दिन पहले? हाँ, हम लोग के 23 तारीख को उससे बात हुई थी। 23 के बाद हम लोग नहीं कम्युनिकेशन कर पाए और 29 को एक ही बार रात में हम लोग को सूचना मिलता है। कभी ऐसा कुछ लग रहा हो बीमार है या नहीं? मेरा पुत्र से एकदम स्वस्थ था, मेंटली हेल्थली हर तरह से परिपूर्ण था। ऐसा किसी तरह से हम लोग कोई बीमारी उसे नहीं थी जो हमारी जानकारी है। 2 दिन पहले गया के हमारे एक बहुत ही प्रिय कार्यकर्ता हैं किशोर पासवान जी, उनके पुत्र की मृत्यु की खबर मुझे मिली थी। तुरंत मैंने मीनाक्षी लेखी जी से मैंने बात किया, JS नॉर्थ से बात किया और एम्बेसी से पूरी विस्तृत चर्चा हुई है। उनके परिवार को भी अभी तक पता नहीं था पर उस बच्चे की हत्या की गई है और यह विदेश में बहुत ही दुखद घटना है। चीन में इस तरह की हत्या, किसी बच्चा जो पढ़ने गया हो और उसकी हत्या हो जाए, इसकी जितनी भर्त्सना करनी चाहिए सरकार करने की यहाँ सुविधा मिले, इसके लिए मैं लगातार चीन मंत्रालय के संपर्क में हूँ। अभी तो उसकी बॉडी मॉर्चुरी में रखी गई है। चाइना की पुलिस और कुछ इन्वेस्टिगेशंस करना चाहती है और इसीलिए इन्वेस्टिगेशन के सिलसिले में उसके अभी शरीर को वहीं मॉर्चुरी में रखा हुआ। वहाँ की एम्बेसी से कुछ बात की है? मेरी लगातार चाइनीज़ मैंने इंडियन एम्बेसी से बात हो रही है और वो भी वहाँ के पुलिस के संपर्क में है चाइना के। और एक तो वहाँ की यूनिवर्सिटी ने गलत किया कि अगर बच्चे की हत्या हुई है तो हर हालत में उसके परिवार को बताना चाहिए और यह बिल्कुल गलत तरीका है। कोई उसके बारे में न विस्तृत बताया गया है, न कोई विस्तृत जानकारी दी गई। यह कहीं भी अंतर्राष्ट्रीय किसी एक देश को इस तरह की शोभा नहीं देता है। बच्चे के परिवार को सारी बातें जानने का पूरा हक है और भारतीय दूतावास चाइना में लगातार संपर्क में है। हम संपर्क कर रहे हैं पर विस्तृत जानकारी जब मिलेगी तो हम आपको भी बताएंगे। राजीव रंजन सिंह और ललन सिंह को जदयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने पर कांग्रेस विधायक दल के नेता और भागलपुर विधायक अजय शर्मा ने इसे जदयू के द्वारा स्वर्ण वोटरों को रिझाने की रणनीति करार दिया। साथ ही कांग्रेस विधायक ने मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि जदयू का कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाए, लेकिन पार्टी और बिहार में सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री की चलती है। साथ ही उन्होंने कहा कि ललन सिंह को अध्यक्ष बनाए जाने के पीछे फॉरवर्ड क्लास को
खुश करना पार्टी का मकसद है, क्योंकि काफ़ी दिनों से जदयू के उच्च पद पर कोई फॉरवर्ड क्लास से आने वाले व्यक्ति नहीं थे, जिससे फॉरवर्ड में यह संदेश जाए कि जदयू उन लोगों के लिए भी सोच रही है। आदरणीय राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष में, तो उनके पार्टी का मामला है। ये तो माननीय मुख्यमंत्री ने चुना है, सभी लोग मिलकर चुने हैं, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि वो जब बने हैं तो पूरे बिहार के विकास में उनकी अपनी भूमिका होनी चाहिए। क्या लगता है पार्टी में कुछ का नहीं लगता? नहीं, सबसे पहले तो मैं उनको बधाई भी देता हूं कि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, ये बड़ा ही उनके लिए गौरव की बात होगी। और पार्टी में निश्चित जदयू में कहीं ना कहीं कुछ चल रहा है, लेकिन अगर तो उनका मामला है, लेकिन मैं तो चाहूँगा कि चूँकि आप जब से भारतीय जनता पार्टी के साथ जदयू गई है तब से बिहार का विकास बाधित है, तो वो अगर महागठबंधन में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मैं बहुत बार आप लोग के माध्यम से आग्रह कर चुका हूँ कि आइए महागठबंधन में और बिहार के विकास के एक नई ऊंचाई पर ले जाने का काम करें। आप जब महागठबंधन में थे उस समय देखिए क्या विकास हो रहा था, और आज जब आप भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं तो बिहार का क्या विकास हो रहा है। कोरोना में आप देख लीजिए, कोई इलाज नहीं, कोई स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह चरमराई हुई है। तो आपको सोचना होगा बिहार के लिए, बिहार जनता की आपको देख रही है। आप आइए महागठबंधन में और हम लोग सरकार बना के बिहार के विकास की नई ऊंचाई पर ले जाते हैं। लगता है कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से महागठबंधन का रास्ता क्लियर होता है? नहीं, ये तो माननीय नीतीश कुमार जी को तय करना है कि आप बिहार का विकास अगर चाहते हैं तो महागठबंधन में आइए। राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय ललन सिंह के बनने से महागठबंधन में आने का कोई रास्ता साफ नहीं था, ये तो माननीय नीतीश कुमार जी तय करेंगे। आपको बता दें, जदयू में एक ही आदमी निर्णय ले सकता है, वो है आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। अध्यक्ष कोई बने उससे कोई फर्क उनको नहीं पड़ता। मुखौटा है क्या? नहीं, मुखौटा नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, निर्णय उन्हीं का होता है। ये सब पूरा बिहार जानता है, पूरा देश के जहाँ तक उनको जानता है, वो निर्णय सिर्फ वही लेते हैं। मंत्री कौन बनेगा, कौन काम करेगा, सब काम तो वही करते हैं। उन्होंने एक फॉरवर्ड में एक मैसेज देने का प्रयास किया है, चूँकि आज तक बना नहीं था, इसलिए आदरणीय राजीव सिंह जी को बना के एक फॉरवर्ड मैसेज डाला है कि हम भी आपके साथ हैं। नवादा नगर थाना क्षेत्र के खरीदी दीघा गांव में जहरीली शराब कांड मामले में फरार चल रहे 3 अभियुक्त के घर पर पुलिस ने इश्तेहार चिपकाकर कुर्की जब्ती की। वहीं नवादा नगर थाना के सर्कल इंस्पेक्टर इजहार आलम ने बताया कि पुलिस ने कुर्की जब्ती की है। आपको बता दें कि पिछले कुछ माह पूर्व नवादा में जहरीली शराब से 15 लोगों की मौत हो चुकी थी। इसके बाद हरकत में आई नवादा नगर थाने तथा उत्पाद विभाग की टीम लगातार छापेमारी कर 12 लोगों को गिरफ्तार भी कर चुकी है। इसके अलावा सदर अस्पताल परिसर में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक सरकारी एम्बुलेंस चालक को प्राइवेट एम्बुलेंस चालक ने मारपीट कर घायल कर दिया। बताया गया कि जिसके बाद सरकारी एम्बुलेंस चालक परिसर में ही सुरक्षा की मांग को लेकर धरना पर बैठ गए। हालांकि मौके पर पहुंचे एसडीओ व सिविल सर्जन ने चालकों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया। जो हमको पता चला है कि जो सरकारी एम्बुलेंस है प्राइवेट एम्बुलेंस में कुछ बात को लेकर के कुछ तर्क वितर्क हुआ, उसी में लोग आपस में किया है। तो हमको पता चला है तो हम लोग आए हैं, जो साहब हैं हम लोग, तो देखते हैं क्या कर सकते हैं, कार्रवाई होगी, जो जिसकी गलती होगी उसको। ठीक है, थैंक यू। किस बात को लेकर सर हुआ था? ये तो हमको नहीं पता, तो हम लोग बात करेंगे। खबर सासाराम से है। रोहतास जिले के चेनारी से टेकारी जाने वाले रास्ते तथा आसपास के गांव में लगातार बारिश से बाढ़ की स्थिति हो गई है। चूँकि कैमूर पहाड़ी पर हुई मूसलाधार वर्षा से कुदरा नदी में भी उफान है, जिस कारण पानी आसपास फैल गया है। खेत के अलावा सड़कों पर भी पानी बह रहा है। वहीं इस पानी में कई मवेशी भी बह जाने की सूचना है। चलो आगे बिहार के मुजफ्फरपुर जिले का एक शमशान घाट, जहां सिर्फ चिता ही नहीं जलाई जाती है
बल्कि गरीब गुर्गों के बच्चों को अंदर संस्कार भी विकसित किया जाता है। यहाँ शिक्षा दीक्षा देकर बेहतर भविष्य की ज्योति जलाकर बच्चों के भविष्य को और भी उज्जवल और उन्नत करने का काम किया जा रहा है। यहाँ गरीब बच्चे शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी पाते हैं। यह शमशान घाट विद्यालय के एक शिक्षा केंद्र के रूप में काम कर रहा है। मुक्तिधाम के कर्मी और मुक्तिधाम के संचालक यहाँ बतौर शिक्षक की भूमिका निभाकर गरीब और आसपास के झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चों को न सिर्फ शिक्षा दे रहे हैं बल्कि संस्कार की एक नई गाथा को भी रच रहे हैं। क्या ये पहल की जा रही है? गरीब बच्चे हैं, किस तरह से इन लोगों को पढ़ाया? यहाँ गरीब बच्चे अगल बगल के मुक्तिधाम के आसपास के ये बच्चे हैं। पहले ये बच्चे यहाँ पे कचरा बीनते थे, सब जो आता था उसमें का फल लेते थे, उठाते थे, खाते थे, उधर घूमते थे। फिर हमारे संयोजक रमेश केजरीवाल के द्वारा एक पहल की गई। आसपास के बच्चों के गार्जियन से बात किए हम लोग कि इसको 1 घंटा 2 घंटा समय दीजिए, हम लोग इसको कुछ न कुछ संस्कार देंगे, कुछ सिखाएंगे। हम लोगों ने समझाया आसपास के बच्चों के माता पिता को, फिर माता पिता भी समझे। उसके बाद बच्चे लोग यहाँ कुछ आने लगे। पहले तो 1-2 आते थे, अब 10-20 के संख्या में आने लगे हैं। हम लोग भी यहाँ के अपना समय निकाल के ये बच्चों को 2 घंटे का समय देते हैं और इनको कुछ सिखाते हैं, संस्कार भी सिखाते हैं, पढ़ने लिखने का भी कुछ सिखाते हैं। कितने बच्चे आते हैं यहाँ? वही मोटा मोटी 30 के आसपास बच्चे आते हैं। 30 पे घर के अगल बगल के ही हैं, यहाँ के अगल बगल के। हम लोग 4 साल से यहाँ पे ड्यूटी है, 4 साल से लगभग 4 साल से। जो पहले छोटे छोटे बच्चे थे कुछ सियाने भी हो गए पहले, फिर दूसरे बच्चे आते हैं, फिर दूसरे बच्चे आते हैं। 4 साल से हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। सारे गरीब बच्चे हैं, गरीब परिवार? सिर्फ और सिर्फ गरीबी बच्चे हैं एकदम। कितना सहयोग मिलता है आपको? कितनी उत्साह मिलती है बच्चे का पढ़ाने का? बहुत उत्साह मिलता है, इसीलिए हम लोग यह काम करते सोचते हैं कि खाली समय में जो बच्चे के काम आ जाए हम लोग। और हमारे सर रमेश केजरीवाल हैं संयोजक, उनका भी पूरा सहयोग मिलता है बच्चों को पढ़ाने में। जैसे कि कॉपी हो, किताब हो, बिस्कुट हो, ऐसे तो कोई बच्चे आते नहीं है। कुछ हम लोग को लालच करते देते हैं खाने पीने का, उसकी वजह से बच्चे आते हैं, पढ़ते हैं। हम लोग को पढ़ाने में बहुत खुशी मिलती है इसमें। हम जी, क्या नाम है? हमारा नाम दीपू कुमार हुआ। हम लोग नगर निगम के स्टाफ हुए और यहाँ पे अपना ड्यूटी भी करते हैं, साथ में बच्चों को पढ़ाते भी हैं। क्या पहल की जा रही है? गरीब बच्चे हैं, किस तरह से आप लोग? ये यहाँ पर सबसे पहली बात ये है कि ये मुक्तिधाम का जीर्णोद्धार 5 वर्ष से चल रहा है और इसके संयोजक मैं हूँ और इसको अनवरत इसमें विकास होता जा रहा है। इसके साथ में यहाँ पर जो मैंने देखा कि यहाँ पर आसपास के लगभग 200 घर हैं जिनके बच्चे केवल आसपास केवल फल फूल वो चूमने में या लास्ट से जो आते थे उसको लेकर खाने पीने में लगे रहते थे, खेलने कूदने में। कोई भी इनकी शिक्षा दीक्षा नहीं हो रही थी और संस्कार इनको नहीं मिल पा रहा था। तो इस संस्कार और इसको लेने के लिए मेरी कल्पना आई, तो मैंने टीचर्स से भी बात किया है और यहाँ पर उसके तहत इस कार्य को हम लोगों ने आगे बढ़ाने की कोशिश की है। और आज यहाँ पर लगभग 50-60 लड़के हैं और लगभग इनरोलमेंट हम लोगों का 100 के लगभग में ही चला जाएगा। और ये 1.5 साल से हमारा काम चल रहा है। सभी बच्चे पढ़ रहे हैं और इनके जो माता पिता हैं जो कि असामाजिक तत्व के रूप में यहाँ पर आसपास में हैं, उन लोगों को भी इससे बहुत उत्साहवर्धक काम हो रहा है कि उनके बच्चे पढ़ रहे हैं। वो उनको चाह रहे हैं कि ये बच्चे हमारे पढ़ें और इसी हिसाब से हम लोगों ने यहाँ पर लगभग 2-2.5 घंटे का हमेशा व्यवस्था कर रखे हैं, जिसके कारण ये काम चल रहा है। कोरोना काल में थोड़ी सी व्यवधान रही है, अब व्यवधान उसका ख़त्म हो गया है। अब धीरे धीरे हम लोग इसको चालू कर लेंगे। इसमें टीचर्स भी आते हैं, सुमित जी हैं, ये लोग आते हैं और लोग भी टीचर्स हैं और नगर निगम के जो कुछ यहाँ पर स्टाफ हैं वो भी इसका कार्य संभालते हैं। सब लोग संभाल के इस कार्य को करते हैं। ये जारी रहेगा क्योंकि हमें हमारी कल्पना है कि हम कम से कम इनके कुछ बच्चों को हम नवोदय में हम भेज सकें, जिससे कि सरकार की सुविधा के द्वारा ये बच्चे पढ़ कर के आगे बढ़ें और अच्छी तालीम उनको मिल सके। इसके लिए हम लोगों की कल्पना है, हम इसी में से बच्चों को संभालेंगे, इसी बच्चों को से डॉक्टर इंजीनियर बनाने की ये हमारी कल्पना है, इसको हम लोग करेंगे। आगे बड़ी खबर रोहतास जिला के दिनारा से है, जहां करंज गांव में एक युवक की गोली मारकर
हत्या कर दी गई। करंज गांव में मठ की जमीन को लेकर पुरानी रंजिश चल रही है। इसी रंजिश में दो पक्षों के बीच फायरिंग शुरू हो गई, जिसके बाद हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। क्या हुआ भैया? प्रेस से आप प्रेस से हैं श्रीमान? हाँ, एक मेरी वीडियो छोटी सी रिकॉर्डिंग करेंगे। हाँ कर लेंगे, रुक जाइए कर लेंगे। बोलिए 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 बोलिए। कि 2 नागा का लड़ाई हमारे गांव में है खेत के लिए, और उसमें क्या हुआ कि वो रतनपुरा का साधु आके अपना मतलब लश्कर के साथ थाना के संरक्षण में हमारे गांव के पूर्व मुखिया जमुना सिंह, पैक्स अध्यक्ष दशरथ सिंह, इन सब लोगों द्वारा गोली चल रहा था। हमारा भाई बकरी चराने भोला राम लाट पर गया हुआ था खेत से करीब 200 मीटर दूर। इसके बाद क्या हुआ, गोली मार के स्पॉट पर हमारा भाई का डेथ हो गया। भोला राम, बीतालाल मोहराम। कोरोना वायरस की इस महामारी में हम सभी को अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। समय समय पर जांच एवं डॉक्टर से परामर्श लेने की जरूरत है। इसी के तहत पटना सिटी चौक पर स्वर्गीय अमित बंका की स्मृति में राधे श्याम परिवार के साथ मुफ्त स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बिहार के जाने माने डॉक्टर के द्वारा परामर्श व जांच की व्यवस्था की गई। सीनियर थे, तो आज जब उनकी पुण्य स्मृति में यहाँ इकट्ठे हुए तो मुझे अपने पुराने जमाने के वो दोस्त याद आ रहे हैं। चाहे सुदर्शन बंसल हो, सुरेंद्र कसेरा हो, बनवारी कसेरा हो। मारवाड़ी स्कूल में हम लोग पढ़ा करते थे, बाद में अपने लिए अलग अलग कॉलेज में लोग चले गए। और मुझे एक कष्ट इस बात का है कि असमय हमारे मित्र की मृत्यु हो गई, लेकिन उस समय का भी जो स्वभाव था। आज अनिल बंका जी के पुण्यतिथि पे ये बहुत पुण्य काम उनके परिवार के द्वारा किया जा रहा है, जो राधे श्याम परिवार के तत्वाधान में हुआ है। राधे श्याम परिवार जो सामाजिक कार्य करते आ रहा है, अनिल बंका जी हमारे संस्थापक सदस्य थे और उनका मार्गदर्शन हमें यानी राधे श्याम परिवार को मिलते आ रहा था। आज हमारे पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी ने अमित बंका जी, जो उनके सुपुत्र हैं अनिल बंका के अमित बंका जी, उनसे आग्रह किया है कि 1 साल में एक बार कैंप नहीं, हर महीने एक कैंप लगाएं, जिससे कि गरीब लोगों का कुछ भला हो सके और इस कोरोना काल यानी आपका डेल्टा प्लस में जो परेशानी आए उसके पहले आप संभालें। अमित बंका जी ने आश्वासन दिया है कि मैं ये हर महीने एक दिन जरूर करूँगा। तो ये हमारे समाज, हमारे पटना सिटी के लिए बहुत बड़ा गौरव की बात है कि हमारे डॉक्टर इस तरीके की बात दिए, हमारी जनता को लाभ होगा। सरोज जायसवाल, संस्थापक सदस्य। हमको बहुत ही अच्छा लगा, है ना। मैं डॉक्टर आलोक बंका से बहुत पहले से जुड़ा हुआ हूँ, है ना। यहाँ तक कि मैं जब भी बेंगलोर जाता हूँ तो उनके पास मैं जाता हूँ, है ना। मेरे पास उनका प्रिस्क्रिप्शन भी है, जो कि जिस हॉस्पिटल को या जिस हॉस्पिटल में बैठते हैं, इनका कार्यशैली या पेशेंट को देखने का शैली जो भी है बहुत ही अच्छा है। इनसे हम लोग काफ़ी प्रभावित है, इसलिए हम इतना खर्च करके और पटना से हम बेंगलोर जाते हैं, वहाँ जब तक कि कहते हैं वहाँ मैं ठहरता हूँ। और आज संजोग की बात है कि उनके भाई की पुण्यतिथि थी, इसमें मुझे भी सम्मिलित होने का मौका मिला, इसके लिए मैं अपने को धन्यवाद। मेरा नाम NP सिंह हुआ, मैं रिटायर्ड डिप्टी सेक्रेटरी बिहार विधान परिषद हूँ, जहाँ के माननीय सदस्य सुशील कुमार मोदी जी, चाहे हमारे मुख्यमंत्री। आज का मेगा कैंप में क्या योजना? मेगा कैंप में आज राधे श्याम परिवार द्वारा
संरक्षक श्री अनिल बंका जी के पुण्यतिथि पर पटना सिटी एवं पटना के समाज के विभिन्न लोगों के लिए स्वास्थ्य जांच सेवा शिविर का आयोजन किया गया। इसके अंतर्गत 13 डॉक्टर, सभी फील्ड के डॉक्टर आज हमारे यहाँ आए हैं जो प्राथमिक स्वास्थ्य जाँच करेंगे एवं दवाई, ब्लड जाँच, कैस्ट्रॉल एवं सभी तरह की सुविधा उपलब्ध कराई है। कोरोना काल में सबको सुविधा मिले, सब स्वस्थ रहे, ये भावना को रखते हुए राधेश्याम परिवार स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया एवं साथ ही आज बंका परिवार और हमारे संरक्षक श्री विजय गुप्ता जी ने राधेश्याम परिवार को एक एम्बुलेंस प्रदान की। कुछ ही दिनों में पटना सिटी की जनता को वो समर्पित हो जाएगी। हम राधेश्याम परिवार एक एम्बुलेंस कुछ ही दिनों में पटना सिटी में चलने लगी। धन्यवाद। राधेश्याम। क्या नाम है आपका? पंकज लोयल का, राधेश्याम। पटना सिटी के बेगमपुर में आजाद क्लब द्वारा कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित किया गया। चौक थानेदार गौरी शंकर गुप्ता, संजीव यादव, अमित कनोडिया, अलख मेहता, सनी यादव सहित दर्जनों समाज सेवी को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर पूर्व उप महापौर संतोष मेहता पत्रकारों से रूबरू हुए। अक्सर वो जो लोग अस्पताल में इनसे भेंट हो जाती है और जिस उत्साह के साथ अपनी मदद के आते हैं पत्नियों के बारे में कहते हैं कि वो या तो सहगामी होती है या अनुगामी होती है। तो अनु भाभी सहगामी है, कदम से कदम और कांधे से कांधे मिला के युगे की प्रसाद देती है और सामाजिक सांस्कृतिक कार्यों में काम का योगदान हमेशा ही बढ़ चलता रहा है। और इसके बाद विकास प्रगति हमारे बीच जहाँ कहीं हो के मंच पे आ जाए, विकास से हाथ उठा के हमारा अभिवादन स्वीकार करें। विकास प्रगति नहीं है। उसके बाद गौरव कुमार जी हमारे बीच में हो तो मंच के पास आ जाए। इसके साथ ही वीडियो जिससे ताकि अस्पताल स्थित आंगनबाड़ी केंद्र का संचालन परिचालन करती है। आपका सम्मान करते हुए हमें भेंट श्रीमती मंजू देवी। तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहें प्लस न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।